So this is our mains answer writing classes, and the purpose of the classes is that we should learn that how should we write to get the maximum marks out of any question. किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितने बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाए, ये एक आर्ट है और इस आर्ट को हम लोग इन क्लासेस में सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आंसर ऐसा लिखें कि हमारा जो आंसर है वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर लगे एग्जामिनर को और हमारे मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि मेंस के ही मार्क्स हैं जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा. प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आपका वो एक तरीके से स्क्रूटनी का है कि कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाए और केवल उन लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो मेंस देने के काबिल है. अब आपके मेंस के मार्क्स और अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते नहीं करते. एक बात हुई. दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर भी जाते हैं उसमें भी जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका मेंस के आंसर्स प्लस मार्क्स इन इंटरव्यू, इन दोनों मार्क्स को ऐड करने के बाद में ही आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होती है. तो यहां पर आपके हाथ में है सब कुछ मेंस आंसर में, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कि कोई नेगेटिव मेंटेलिटी का एग्जामिनर मिल जाए, आपका दिन खराब हो, उस दिन आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाए, तो बहुत कुछ दूसरे के हाथ में भी है. हालांकि इंटरव्यू आपके लिए बहुत आसान होगा, सबसे आसान एग्जाम इंटरव्यू ही है, केवल बातें बनाना सीखना, और हम तो वैसे ही वकील हैं, है कि नहीं. लेकिन मेंस के आंसर से, मेंस के जो मार्क्स हैं इससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी. तो जितना अच्छा आप इसमें कर सकते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिलता है, तो इसकी तैयारी हमें डे 1 से करते रहना चाहिए. और ये काम एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डेली कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आपके आंसर में होगी या किसी दूसरे का आंसर मिस्टेक होगी, उसको सीखते रहिए, अपने आंसर्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते रहिए, और एक दिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप कैसे अचानक जज बन गए. तो जो लोग ये नहीं करते हैं, ये जो क्लासेस हैं इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. अगर जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेन से वापस आ रहे हैं, जो इंटरव्यू से वापस आ रहे हैं. तो आपको लग रहा है कि वो इंटरव्यू से वापस आ रहे हैं, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि उनके जो मार्क्स हैं मेंस में इतने खराब हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि हर एक इंसान जो इंटरव्यू देकर वापस आ रहा है उसका मेंस बहुत अच्छा जा रहा हो. ये हो सकता है उसका मेंस इतना है ठीक ठाक कि वो क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन वो उसके मार्क्स को इतना सपोर्ट नहीं कर पाते उसको कि इसका फाइनल सिलेक्शन हो. तो बेहतर बात यही है कि हमारा मेंस का मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए हमारे कि जबरदस्त, ऐसा लगना चाहिए कि इंटरव्यू हमारी केवल मेरिट डिसाइड करेगा, सिलेक्शन तो हमारा इंटरव्यू ये मेंस ही कराएंगे. तो इस पर जितना हो सकता है उतना फोकस कीजिए अच्छे तरीके से, और तरीका वही है जो क्लासेस मैंने करा दी है आपको, वहां से कीजिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वहां से उठाइए लॉ पॉइंट्स और वहां से रटना शुरू कीजिए. उसके बाद में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जैसे कि मैंने समझाया है इस केस में. तो अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा, हम लोग पार्टनरशिप की क्लासेस पहले कर चुके हैं, तो इस क्लास में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्लासेस नहीं की है तो वो ये समझ ले कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा व्हाट इज द, यहाँ पर कोई लॉ नहीं समझाया जाएगा. यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आंसर लिखा जाना चाहिए था और किस तरीके से लिखा गया है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. स्पेसिफिकली दीपक तुम समझ पा रहे हो इस बात को? आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास. कम ऑन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं सिखाऊंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है क्या. ठीक है रश्मि जी? चलिए अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. दिस इज द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एंड डिस्कस इट्स एक्सेप्शंस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर इटसेल्फ. सी, पहली बात तो जो हमें समझनी पड़ेगी, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द क्वेश्चन. In this question, see the crucial words. See the crucial words. Please see. These are the crucial words. Explain. Explain the doctrine of holding out and discuss its exceptions. So these are two crucial phrases here used in the question. Explain the doctrine of holding out. एक बात. दूसरी बात discuss its exceptions. So you can see there are two parts. You have to explain the doctrine of holding out. Number one. नंबर सेकंड पार्ट में यू विल हैव टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस. व्हाट आर द एक्सेप्शंस इफ एनी, है या नहीं कोई भी हो. ठीक. अब यहाँ पर एक्सप्लेन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि आपके लिए एक्सप्लेन, जहां पर ये शब्द आएगा एक्सप्लेन का मतलब यू नीड टू एक्सप्लेन इट. जैसे एक्सप्लेन का वर्ड आएगा इसका मतलब ये कि आपकी सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई है. ये ऐसा समझो दीपक जैसे क्रिकेट में नो बॉल हो गई है और इस बार जो क्रिकेटर को मौका मिला कि वो रन आउट नहीं होना है, जो चाहे कर डाले, है ना, आउट तो होगा नहीं वो.
तो अब उसको जो है फ्री हिट मिली है, वो चौका मारे छक्का मारे खुलकर खेले वो। तो एक्सप्लेन का मतलब यही है, डिस्कस का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड में चीज़ों को समझाना है। यहाँ पर कोई आपको एनालिसिस नहीं करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है यहाँ पर। ये वर्ड क्या है, एक्सप्लेन है। तो चीज़ों को आपने उसको मीनिंग को समझाना है, उसकी डिटेल्स को समझाना है यहाँ पर। तो आई बिलीव कि आपको एक्सप्लेन का मतलब समझ में आया होगा कि हमारे ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आया आपका फोकस केवल ये नहीं होना चाहिए कि शिवम बंसल को दिखाई दिया डॉक्ट्रिन फोल्डिंग, ओ बेटा आज तो मजे आ गए, बस ये क्वेश्चन आता है मुझे और लिखना शुरू कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ में जो अगले वर्ड्स हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाए डिस्कस द स्कोप, है ना, फिर क्रिटिकली एनालाइज दिस डॉक्ट्रिन फोल्डिंग आउट, तो ओरिएंटेशन एकदम चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक, तो इन वर्ड्स को की इंपॉर्टेंस है और आपको समझनी चाहिए। आई बिलीव कि आप लोग समझ पाए होंगे। कितने लोग समझ गए जल्दी बताइए, हरी आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मैडम नवदीप डावला, द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज ए ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ एस्टोपल। ध्यान से देखने के क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम इतना ही जूम हो सकता है, ये देखता हूं और कुछ हो जाए तो ठीक है, ना हो पा रहा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज ए ब्रांच ऑफ एस्टोपल लॉ, ये गलत बात तो नहीं, बात तो सही है। दिस डॉक्ट्रिन इज एनंशिएटेड इन सेक्शन 8 ऑफ द IPA। नवदीप डावला मैडम, दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। आप ऐसे नहीं लिख सकती हैं शॉर्ट में, एग्जाम में, मेंस में, ठीक है। तो ये पहली गलती, आपको IPA नहीं लिखना चाहिए था। एंड फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय सेक्शन 32 क्लॉज 3 ऑफ द केस एंड विद सम केस लॉज, डोंट मेक मी फूल। सम केस लॉज क्या होता है, यू सी यू राइट द केसेस हियर इटसेल्फ इफ यू वांट टू से। मैं समझ रहा हूँ आप मेरी अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहली लाइन में आपने 3 गलतियां कर डाली हैं। ठीक, IPA आपको नहीं लिखना चाहिए था, सम केस लॉज का कोई मतलब नहीं है, ठीक, यहीं पर लिखिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 28 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट एनीवन हु बाय वर्ड्स, देखो अभी क्या है, जो फर्स्ट प्राइम फेसाइज को बोलते हैं, प्राइम फेसाइज जो मिस्टेक सामने आ रही है, आई एम डिस्कसिंग दोज मिस्टेक्स, देन आई विल अगेन रीड एंड व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट शी हैज नॉट डन, और बाकी स्टूडेंट्स के भी आए आंसर्स, उनको भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लेकिन आप लोगों को ये समझना है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नवदीप डावला का पेपर सॉल्व हो रहा है तो रखा उसको ओपन और चाय पीने चले गए। दूसरे की मिस्टेक्स भी आपको बचाएंगी कहीं, कि आपको वैसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। चलिए पहले मैं समझ लूं उन्होंने क्या क्या किया, देन आई विल कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। आई बिलीव कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये सब। देन शी रोट द सेक्शन that when anyone who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm is liable as partner in that firm to anyone who has owned faith of any such granted whether the person ये वो। तो she wrote perfectly 28 clause 1 इन्होंने लिख दी है पूरी, ये लिखा है इन्होंने सेक्शन 28 clause 1, ठीक है जी। आगे however section 2 सब section 2 of this, अब एक बात देखो, आपको कोशिश करनी चाहिए सिमेट्री ऐसी बनाइए। आप नवदीप डावला, यहां पर आप लिखेंगे 28 क्लॉज 1, तो यहां पर भी 28 क्लॉज लिखने की ये तो बहुत बेसिक बात है, ठीक है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन, ये जो है इसको आप कोशिश करो कि एक तरीके के पैटर्न अपनाएं आप। प्रोवाइड्स दैट वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड नेम, अब ये आपने लिख दिया 28 क्लॉज 2 लिख दिया यहाँ पर। ये अब बढ़ाते हैं आगे को, ठीक। सेक्शन 20 एज स्टेटेड इन सेक्शन 28 क्लॉज 1 द एप फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फॉलोइंग 2 एसेंशियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, द पर्सन हैज हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेड और नोइंगली, ये चलिए बढ़िया लिख दिया, एनी फॉर्म इंडिकेटिंग फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप यहां पर एक ब्लेंडर समझ पा रहे होंगे, देखिए इससे आगे मैं बढ़ूं, यहां तक मुझे इनकी स्कीम समझ में आ गई है। अब आप समझिए, ये कुछ ऐसा ही है, दीपक बाबू लड़की देखने के लिए गए, दीपक बाबू देखने गए लड़की शादी के लिए, पहुंच गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अब चर्चा हो रही है, लड़की बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है, लड़की पढ़ी लिखी है, MBA कर रखा है, ये है वो है, दुनिया भर की तारीफ हो रही है, लेकिन लड़की कहीं दिख नहीं रही है। अब दीपक परेशान हो रहा है कि सारी खूबियां बता दी, सारी चीज आ गई, लड़की कहाँ है। वही मेरे साथ इस क्वेश्चन में हो रहा है, मुझे बता दिया गया 21 में है, 28 में है, नवदीप डावला मैडम ने,
मुझे ये समझा दिया उन्होंने कि 28 क्लॉज 1 28 क्लॉज 2 मुझे रटा पड़ा है टिप्स पे, हो गया एग्जाम में, तुम घर गए अपने, मुझे सब याद है, मुझे ये भी समझ में आ गया, लेकिन मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया अभी तक। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है कहां, उसका मीनिंग क्या है, समझे? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट मीनिंग क्या है, क्या वो लड़की है कहां जिससे दीपक की शादी होनी है, वही गायब है, बाकी सब कुछ है इसमें। फिल्म अच्छी है, गाने हैं, म्यूजिक बढ़िया है, डिशुम डिशुम है, सारे दुनिया भर की इसमें मसाले डाल रखे हैं, लेकिन कहानी पता नहीं चल रही कुछ भी। तो फिल्म फ्लॉप हो गई या हिट होगी, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको समझ आ रही है? पहली लाइन हमने बड़े समझदारी से लिख दी, ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल, अभी तक समझ में नहीं आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, एग्जैक्टली है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, व्हाट इज, हाउ डू वी से दिस इज द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल, हमने अभी तक नहीं समझाया, सेक्शन भी समझा दिया, मुझे लगा चलो सेक्शन के आसपास समझा देंगी, फिर कहीं और चले गई हैं। तो ये पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट समझ में आया नहीं आया आपको? कम ऑन, हरी अप, सब बच्चे बताइए, एवरीवन विल हैव टू आंसर इट। एक दीपक का क्वेश्चन है कि क्या एडजेक्टिव लिखना जरूरी है सेक्शन का? एक बात अक्षिता ने कहा कि अक्षिता का भी मैं देखता हूं दोबारा क्या लिखा उन्होंने, क्या बोला है, अक्षिता का क्वेश्चन रिकॉर्ड पे लेते हैं। अक्षिता मैडम ने बोला है सर मतलब जैसे इन्होंने सेक्शन मेंशन किया है डॉक्ट्रिन का और उसमें भी सब लिख तो साइड बाय साइड अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। ओके, इनका कहना है कि सर क्या सेक्शन के साथ साथ हम उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें? इनका मतलब ये है, देखिए एग्जामिनर को यह समझ में आना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, ठीक। इनका क्वेश्चन मैं टेकअप कर रहा हूं, दीपक का और क्वेश्चन इनका दोनों का सेम ही है लगभग, कि क्या एग्जैक्ट सेक्शन को लिखना जरूरी है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि यू शुड ट्राई, यू शुड डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप लिखते हैं तो इट विल गिव यू एज फॉर दैट। लेकिन अगर केवल आप सेक्शन लिख करके छोड़ देते हैं तो दैट विल गिव यू बैड इंपैक्ट एज वेल। You should know how to, what is this all about? You will have to explain it. सेक्शन लिखने से फर्क क्या पड़ेगा? एक तो आप वो फ्रेजेस नहीं भूलेंगे कि जिन जिन फ्रेजेस को हमें यहां पर एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है? तो ये लिखिए और इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए एग्जैक्टली। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट को, ये जो 28 क्लॉज 1 है, ये तो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देती है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है क्या एग्जैक्टली, वो नहीं समझाया है इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पार्टनर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 28 ही विल बी डीम्ड टू बी ए पार्टनर, उसको पार्टनर समझा जाएगा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मीनिंग नहीं समझाया यहां तक, हमने यहां पर यह नहीं समझाया कि व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल, इसको ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल क्यों कहा जा रहा है, वो समझ में नहीं आया मुझे। सिर्फ ये समझ में आया कि हाँ ये है, बस होता है ऐसा, तो वन लाइनर विल नॉट वर्क। तो देखो ना अभी कितनी गलतियां आ चुकी हैं अभी तक, बढ़ते हैं आगे। और स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है मेंस में, जब देखे आता है उसको लगता है कि मैंने सब कुछ तो लिख दिया, मैंने ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल बता दिया, मैंने 28 को डिक्टो लिख के आया भाई, इस बार तो छाप दिया बुरी तरीके से, मार्क्स वहीं के वहीं। तो समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और वो रिपीटेडली ऐसी गलती करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। Representation in any form indicating that person is a partner in firm will create liability. Fraudulent intention to mislead another person is not required. ठीक है, the liability, ये पॉइंट में कहीं कोई दम नहीं है, मतलब कहीं कोई गलती नहीं है। Liability of holding out depends on not on the motive behind the representation but on the fact of giving credit by the third party on the belief of such representation. यही बात ठीक है। However, the liability to arise and it is necessary person to be held as a partner on the basis of representation by some should be have knowledge that he was so being represented, ये भी सही है। If someone represents him as partner of the firm without his knowledge, such person cannot be held as partner. मुझे एक बात बताओ नवदीप, कसम से बोलना, तुमने कॉपी पेस्ट किया है या याद करके लिखा है? जल्दी बताओ। इन्होंने बहुत सारी बातें, नवदीप आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के बाद में लिखा है, ठीक है। चलिए उन पॉइंट्स के बाद देखें कि इतनी गलती होने के बाद में जो मेरा माइंड सेटअप है ना, मेरा माइंड सेटअप इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा आगे का। बहुत सारी बातें आई हैं इसमें, लेकिन वो एक लय में नहीं आ रही है, मुझे रिदम में नहीं दिख रही है वो। तो मैं इसको यहीं पॉज करके आई मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का देखता हूँ उसने क्या किया है, फिर शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स को इनके। चलिए साहब, शाहीन मैडम ने क्या लिखा है देखते हैं। चलिए, दिस इज शाहीन, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ, सेम क्वेश्चन है, दूसरे स्टूडेंट ने कैसे लिखा है वो देखते हैं अपन लोग इसको। अभी आएंगे नदीब आपके लेक्चर पे, इस पे दोबारा भी पढ़ेंगे इसको भी।
सी दिस इज नवदीप जी का आ गया कुछ। लर्न तो मैं आपकी लाइव क्लास में कर लेती भेजते। ओके ठीक है, इन्होंने लर्न करके लिखा है, वेरी गुड चीज है, लर्न करके लिखा है। अगर लर्न करके लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट इज merely an application of principle of estoppel, which in itself is a rule of evidence wherein a person is prevented or stopped from denying a statement he made or the fact which he makes another। क्या बात है, बिल्कुल छाप दिया। चलिए, the concept of holding out has been provided under section 28 of Indian Partnership Act। देखो इन्हें इम्प्रूव किया लड़की ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा, रेड विद केस लॉज। अब देखो यहीं पर है, इस लड़की ने इम्प्रूव किया है थोड़ा सा। जैसे नवदीप के आंसर में आप देखो, ये जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, सम केस लॉज, नवदीप ने क्या लिखा था, सम केस लॉज। शाहीन ने क्या किया है इसमें, विद केस लॉज सच एज ओरिएंटल कॉमर्स, ये मंटन रदरफोर्ड, दो मिस ग्लोरियस, ये ठीक है। इन्होंने 3 केस लॉस तो यहां पर कर दिए, 3 केस लॉस तो मिल ही गए, लेकिन यहां पर एक खतरा है, इन्होंने खतरा मोल लिया हल्का सा एक। शाइन समझो, शाइन इज देयर और नॉट। इन्होंने कहा है कि डॉक्ट्रिन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट कह रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस और ये रेड विद दिस। तो अब एक तो थोड़ी सी अंग्रेजी यहां पर सही करनी चाहिए आपको। ये देखो, The concept of holding out has been provided under section 28, तो समझ में आता है। चलिए, प्रोवाइडेड को अगर हम यहां से कर दें, प्रोवाइडेड रेड विद केस लॉज में जो है ना, ये लाइन है आपकी, ये द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्ड या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट हैज बीन प्रोवाइडेड या हैज बीन provided ठीक है under section 28 of the Indian Partnership Act 1932 and the same can be understood with case laws such as this। और यहाँ पे case laws such as करके यहाँ पे कर दीजिए, including कर दीजिए, including this या फिर और जो केस लॉज हैं वो भी हम मेंशन कीजिए। आपने यहाँ पर क्या हुआ है शाहीन, तुमने 3 केस लॉज मेंशन किए हैं, तो अब यहां पर यह भी जाता है कि बस यही 3 केस लॉज हैं, स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन और जो 1-2 केस लॉज हैं, बाकी तुमने यहां पे नहीं लिखे वो। तो या तो ऐसा शब्द लिखो कि मैं केवल 2-3 लिख रही हूं, बाकी और नीचे भी आएंगे। समझ रही हो यहां पर शाहीन, मेरी बात समझ पा रही हो? तो यहां पर 2-3 चीजें या तो केस लॉज और भी लिखती हैं यहां पर, ठीक है, या इंक्लूडिंग करके, है ना, केस लॉज इंक्लूडिंग दिस, ताकि स्कोप रहे कि हाँ भी कुछ बताएं, कुछ बाद में आएंगे इसमें करके। बाकी अदरवाइज ठीक है, पहले से काफी ठीक है। तो इन्होंने भी, चलिए अब देखते हैं अगला इसमें चलेगा पता है। हाँ, अब ये लड़की ने सही बताया। देखो इसने क्या किया है, शी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट की एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफल लॉ है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफल का मतलब क्या है वो इन्हें समझा दिया, और फिर इसने ये जो इसी लाइन में अगले उसमें ये बता दिया कि इस केस लॉ में द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट, इसकी लाइन को समझने की कोशिश करो। शी इज ट्राइंग टू, जो उसने अभी तक सीखा है कुछ क्लासेस में पीछे, ये जो लाइनें हैं सेक्शन 28 का मेंशन कर दिया, इनने 2-3 केस लॉज का मेंशन कर दिया। अच्छा होता कि 2-3 केस लॉज और हैं वो भी मेंशन कर देती। तो इसमें इन्होंने, अब ये जो लाइन है, आप इसमें दीपक रश्मि ये देखो कि ये जो लाइन है इन्होंने यहां पर, इस लाइन से जो मैं चाहता हूं कि ये मेरा तरीका है, इस लाइन से क्या चलता है पता, एक तो आपकी आउटलाइन बन जाती है यहां से यहां तक। सेक्शन 8 मेंशन बता दिया, 2-3 केस लॉज से उन्होंने मेंशन कर दिए। तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू दी, दैट लीव्स गुड इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर। क्या कि भाई इनको जो है ना, इसको पूरे के पूरी होलिस्टिक वे में समझ पा रहा है स्टूडेंट कि मुझे क्या क्या लिखना है, 28 का जिक्र करना होगा, ये केस लॉज आएंगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा पड़ता है फिर ये। तो यहीं से उसकी फिर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, या बहुत खुश होगा तो यही मार्क्स देगा कि नहीं मैं समझ गया क्या करने वाला है, मार्क्स देकर आगे बढ़ो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं आगे को। तो ये तो पहला पैराग्राफ मोर एंड लेस बढ़िया ही है इनका, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट, ए पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर इन द पार्टनर फर्म इज हेल्ड आउट और डीम्ड टू बी पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सटोपल्स इफ सच पर्सन बाय हिज रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने मीनिंग समझा दिया एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। नवदीप में के आंसर में यही बात मिसिंग थी, नवदीप के आंसर में यही बात मिसिंग थी जो आपने इसमें देखा। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मीनिंग आ गया। तो यहां से
पहले वर्ष में इंट्रोडक्शन आ गई इसकी, शाहीन की केस लॉज मेंशन करने वाली उसने समझा दिया, और फिर ये अपना जो काम है इसने करना है उस पर आ गई है कि डॉक्ट्रिन फोल्ड आउट का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली पहले। तो दीपक की शादी की बात जिस लड़की से चल रही है उसको इंट्रोड्यूस इसने कराया है। नवदीप के केस में हम ढूंढते रह गए एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ फोल्ड आउट है क्या, बाकी सब कुछ है लेकिन बस दूल्हा नहीं था, दुल्हन नहीं थी, यहां पर है। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, मैं तब तक आगे बढ़ता हूं। कहां गए कर सर? हाँ सर, डिफरेंस समझ में आ रहा है दीपक तुम्हें? देखो पहले मीनिंग समझाया, आज तो शाहीन ने कमाल कर दिया भाई, ये लड़की कुछ करके हटेगी। एग्जाम्पल भी आ गया, देखो एक पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ ए बी बी, पूरा अब पढ़ने में मन नहीं कर रहा देखो मेरा इसका। अब यहां पर आप समझो कि ये जो बात मैं समझाना चाह रहा था, एक्सप्लेन है ना, ये वर्ड था ना एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब ही है, अब मैं शायद आपको बोर्ड पर दिखाता हूं कि जो मैंने था वर्ड, मैंने शुरू में कहा था आपसे कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत क्रूशियल वर्ड्स हैं। इससे आपका जैसे ये जो वर्ड है एक्सप्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सप्लेन। तो जो शाहीन मैडम है वही कर रही है, इन्होंने बड़े प्यार से पहले समझा दिया, इंट्रोडक्शन दे दी, फिर उसका मीनिंग समझाया, ठीक, फिर भी समझ नहीं आया तुम्हें, चलो मैं एग्जाम्पल समझाती हूं। फिर एग्जाम्पल से, नाउ व्हाट शी इज डूइंग, शी इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, शी इज एक्सप्लेनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कि भैया समझ जाओ किस तरीके से। पहले प्यार से समझाया एकदम टेक्निकली, एक लीगल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से, कैसे कि देखो एक डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल होती है, प्रिंसिपल एस्टोपल होता है, उसका मतलब ये होता है, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ 28 में दी है, केस लॉज है। मैडम समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं, देखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का ये मीनिंग होता है, तो उसने मीनिंग समझाया। अभी भी समझ में नहीं आया, चल तू एग्जाम्पल से समझ, तो उन्होंने एग्जाम्पल समझाया, सही है। तो ये है तरीका, एक्सप्लेन कह लीजिए या डिस्कस कर लीजिए। तो ज्योति मैडम कम ऑन, आ रही बात समझ में कुछ? हाँ साहब, सेक्शन 28, एज पर सेक्शन 28 क्लॉज 1, ए पर्सन में बी हेल्ड आउट टू ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब समझो, देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, एज स्टेटेड इन सेक्शन 22 फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन, एक तो ये पूरी बात नहीं आ पाई थी नदी आपके उसमें, फॉलोइंग टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, जरा फोकस करना, आर रिक्वायर्ड, और दूसरा है फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। विच वर्ड्स विच आर बेस्ट फॉर यू, कौन से सही लगते हैं आपको बताइए, जरा आंसर कीजिए अपने आप ही आप। आर रिक्वायर्ड और सेटिस्फाइड, कंडीशंस के साथ सेटिस्फाइड है ना? हाँ, तो इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे आंसर को एक बढ़िया रूप मिलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे वर्ड्स का, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करना, तो और बेहतर होगा हमारा। तो ये एक तरीका है सेटिस्फाइड। आज शाहीन लग रहा है कुछ करके हटेगी आज ये कुछ। हाँ जी, now such person has either himself represented or knowingly permitted somebody else to represent that he is a partner, maybe in any form, excellent। तो ये कंडीशंस लिख दी इसने। अब देखो सही बताऊं, आप दो क्वेश्चंस की मैं साइकोलॉजी समझिए एग्जामिनर की, आई एम द एग्जामिनर हियर। पहले उसमें जो गलतियां आई उसके बाद मैंने कहा मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और वो आर्टिफिशियली नहीं कहा था मैंने कहा चलो बाद में पढ़ूंगा इसको मैं। अब इसका मन, इसके आंसर से मेरा मन खुश होता जा रहा है। तो आपका अगर मन आंसर से खुश होगा तो नेचुरली आप कम मार्क्स दोगे, ज्यादा मार्क्स दोगे इसको। दोनों ही मेरे पास में नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पर्सनल बायसनेस भी नहीं है, दोनों सभी मेरे लिए बराबर हैं। उसके बावजूद भी यही है एग्जामिनर का माइंडसेट। हमारे आंसर से मेंस में एग्जामिनर कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, एक फ्लो लगना चाहिए कि हाँ कुछ बात है, और बहुत चीजें वही हैं। नवदीप ने भी सभी कुछ लिखा है, ऐसी बात नहीं है, चीज मिस की है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा लिखने में बस ही। और यही डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस करता है मेंस की मेरिट लिस्ट में। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी हु वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द प्रेजेंट एंड गिवन क्रेडिट टू, एक्सीलेंट। अब यहां पर देखो, यहां पर की कंडीशंस मैडम की यहां पर खत्म हो गई। अब इन्होंने लिखा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टनर नॉट ओनली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू ए पार्टनर, ये। अब जरा देखो इन्होंने यहां पर एक गलती किया है। अब गलती देखो क्या है, इसको समझो आप जरा, इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर इनकी कंडीशंस खत्म हो गई, एक बात इनकी खत्म हो गई, और दूसरी बात यहां पर शुरू हो रही है। ये जो गैप है यहां पर इन्होंने किसी को इसको ना मीट आउट करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि नवदीप ने कोशिश की थी। अगर ये जैसे इन दिस रिगार्ड अगर यहां लिख देती है ना,
अगर ये इतना लिख देती यहां पर शाहीन इस केस में कि इन दिस रिगार्ड करके, या दिस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कैन बी अंडरस्टूड विद द केस लॉ दिस, एक लाइन छोड़ा पैसे लिखती है यहां पर कि आप बात समझ रहे हो, उसमें वो टेक्निकल बात समझा रहा हूं मैं आपको कि कंडीशंस वाली बात खत्म होगी शाहीन, लेकिन आपने सेकंड पैरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से शुरू कर दी बात, आपने केस लॉ भी ठीक लिखा है, लेकिन ये जो ये गैप मेंटेन हो गया है बीच में, ये आपने कोई कनेक्टिविटी नहीं बनाई कि आप किस तरीके से आ रही हैं। अगर आप एक लाइन यहां लिख देती कि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कैन बी अंडरस्टूड विद द केस लॉ दिस दिस दिस, है ना, इन दिस रिगार्ड करके, इन दिस रिगार्ड या केस ऑफ ओरिएंटल बैंक दिस 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 एक्सप्लेन्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस दिस दिस, या ऐसे लिखती डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट वाज अप्लाइड इन केस ऑफ दिस, तो हमें यह चलेगा पता कि यस यहां से आप जंप कर रहे हैं, है ना। जैसे फिल्म होती है ना, एक सीन का दूसरे सीन से कनेक्शन होना दिखना चाहिए, अचानक यहां से सही नहीं है कि अरे कोई दूसरी फिल्म तो नहीं आ गई, वो एडिटिंग में कट अगर लग गया और इस देखने वालों को पता चल गया कि यहां पे कट है, तो इसका मतलब यह है कि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, सही है। तो वो ऐसे ही समझिए आपकी एडिटिंग उत फाइन एडिटिंग जैसे होती है कि पता ही नहीं चल रहा, स्मूथ है। यहां पर एक पहला जर्क मुझे मिला यहां पर, आप समझ रहे हैं, समझ रहे इस बात को, कम ऑन, ये पॉइंट कितने लोग समझ पा रहे हैं इसकी टेक्निकलिटी को। फिर वही लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हेल्ड आउट एज ए पार्टनर डज नॉट डिपेंड अपॉन हिज मोटिव बिहाइंड द रिप्रेजेंटेशन बट ऑन द फैक्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट, ये अब देखो ये फिर वही बात, इन्होंने एक बात यहां समझा दी और एक फिर यहां पर आया, इसमें अगर एक वर्ड जोड़ना था बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करते, फर्दर कॉमा, बस, बहुत अंतर नहीं पड़ा, बात वही है, लेकिन आपने उसको दोनों पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन बनाना चाहिए आप लोग। फर्दर अभी अगला पॉइंट आ रहा है इसका मतलब, अब ठीक है, तो यहां से हम जंपिंग नहीं कर रहे हैं कम से कम, तो इन्होंने अगला पॉइंट समझा दिया, ठीक। आई बिलीव कि मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूं चीजों को, रिक्वायरमेंट क्या है, यहां से आया, अब बाकी सब ठीक ही होगा, फर्दर रदरफोर्ड, हाँ अब मैं ये देखना चाह रहा था, चलिए उस पर अब बाकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा, पहले और देखते हैं किसी का, उसी उतने को देखते हैं, किसी और ने भेजा था भी, किसने भेजा है, आप लोगों ने भेजा नहीं है आंसर, मुझे कहलवाना पड़ा सुबह, अरशान ने भेजा हुआ है, चलिए अरशान साहब का देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन है अरशान साहब का, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज गिवन अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पेनल एक्ट विद, इसमें थोड़ी दी गई है, मुंटन ग्लोरियस एंड विच प्रोवाइड, इन्होंने दो केस लिख दिए, विच प्रोवाइड्स इंटर एलिया। अब देखो बचवा, तुम्हारे बहुत समझाने की जरूरत है अरशान, जो बात मैंने समझाई है उसको समझदारी से अप्लाई करोगे कि वो शब्द करके, जरा देखो कितना गड़बड़ कर रहे हो, देखो क्या कहते हो, तो देखो इन्हें कोशिश की है उस अप्रोच का अडॉप्ट करने की, है ना। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज गिवन अंडर सेक्शन 20, यहां तक बात सही है, विद केस लॉज, दीज टू केस लॉज। अब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट को इन केसेस में किसी ना किसी पॉइंट पे अप्लाई किया गया है, यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक होता है कि केस लॉ से इससे आउट ऑफ दैट प्रिंसिपल इमर्ज हुआ, वो तो हुआ नहीं है। आपको ये कहना चाहिए द सेम कैन बी अंडरस्टूड विद द केस लॉज, दीज केस लॉज, तब समझ में आती है। आपने इसमें क्या कह दिया अरशान के आंसर में कि देखो ये पढ़ो, इसने क्या कहा, मैं स्क्रीन पे रखता हूं उसको, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज गिवन विद केस लॉज, ये दिस इज नॉट द बेटर वे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इन केस लॉज में दी गई है, इस केस लॉ के साथ दी गई नहीं, डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट जो है इन केस लॉ में अप्लाई की गई है, ये हो सकता है, या किसी लीगल पॉइंट को उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आप ये तो कह सकते हैं कि इन केस लॉज की हेल्प के साथ इन केस लॉज से इस टॉपिक को अंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट इज गिवन अंडर सेक्शन 28। जब गिवन की बात करेंगे तो 28 सेक्शन ही आएगा, बट ये अलोंग विद द केस लॉ समझी जा सकती है। अंतर समझ रहे हैं? एक बात तो ये कहना कि डॉक्ट्रिन होल्डिंग आउट इन केस लॉज में दी गई है, अंतर समझ में आया नहीं है? प्लीज, मैं डिलीवर कर पा रहा हूं इस पॉइंट को, अब तक नहीं आया समझ में नहीं? इसके इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसकी मिस्टेक आपको समझ में आ रही है सब लोगों को?
तो है क्या, देखो हर एक स्टूडेंट की एक अपनी अलग तरीके से यूनिक मिस्टेक होती है, तो हम लोग इनको समझेंगे तो कोशिश करेंगे हमने ऐसा नहीं करना आगे को। विच प्रोवाइड्स दैट इंटरलिया, दैट इंटरलिया क्या होता है भाई, एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन, ये कनेक्ट, ये पूरा तुमने लिख दिया। अब देखो इन्होंने क्या गड़बड़ करी है ना, इसे कहते हैं गुस्सा आ रहा है मुझे, नकल के लिए अकल चाहिए। अरशान मैंने तुमसे कहा था इंटर एलिया का प्रयोग करने के लिए, वो कब करते हैं, यहां तो 28 क्लॉज 1 लिखा है आपने, यू रोट 28 क्लॉज 1, पूरी भी तो लिखी है तुमने। इंटर एलिया का मतलब है कि इस पार्ट में 10 बातें कहेगी, मैं केवल 2 बता रहा हूं आपको बात, तब इंटरलिया का यूज करते हैं। प्रोवाइड्स दैट इंटरलिया, प्रोवाइड्स दैट नहीं होना चाहिए था, इंटरलिया इट प्रोवाइड्स, ये समझ आता है कि विद एनी अदर थिंग्स इट प्रोवाइड दिस ऑल्सो, तो हम आउट ऑफ मैनी थिंग्स वी आर पिकिंग ओनली रेलिवेंट थिंग। इसका यूज तब होता है जब आपने 28 क्लॉज हम पूरा लिख ही रहे हैं, तो फिर इंटर एलिया का मिसयूज क्यों किया, क्यों परेशान किया शब्द को, समझ बात। जब आपने पूरा लिख ही डाला इसमें 28 क्लॉज 1, तो इंटर एलिया का ये मिसयूज हो गया, फिर तो इससे बचना चाहिए। तो यहीं से गुस्सा आना शुरू हो गया, देखो समझ लो पहले 3 लाइन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो फर्स्ट फ्यू लाइंस होती है इंट्रोडक्शन भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए यहां इन्होंने 28 लिखा, वहां इन्होंने इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की। द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट, पहले तो कॉन्सेप्ट की यूज गलत नहीं करना चाहिए, डॉक्ट्रिन का, जब डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट हम लोगों ने यहां पे यूज कर रहे हैं बार बार, क्वेश्चन में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट यूज किया गया है, तो व्हाई यू आर यूजिंग द अदर वर्ड concept is merely an application of principle of Westphal which in itself is a rule of evidence, है ना। अब ये पूरा का पूरा एविडेंस समझा दिया इन सिंपल टर्म्स, if in other words knowingly permits others he is a partner। तो ना तो इसने, देखो उसने क्या किया, इसमें समझने की कोशिश कीजिए, इसने क्या किया, इसने ये समझाया इट इज मेरी एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, इस पूरे पैराग्राफ में इसने ये समझा दिया, और यहां पर इसने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है, और फिर वही गलती की जो नवदीप डावलव ने की, है ना। ठीक, दूल्हा दुल्हन कहाँ है उसका पता नहीं, बाकी सब कुछ है। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या है वो नहीं समझाया। देखो शाहीन ने कैसे समझाया था इस बात को, आज शाहीन को गुस्सा आ रहा होगा नवदीप शाहीन को, शाहीन लीड लगी भाई आज। देखो ये जो है, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट ए पर्सन इज हु इज नॉट ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म इज हेल्ड आउट और डीम टू बी ए पार्टनर दिस। ये मीनिंग समझाना था, समझे। आपने क्या किया, सीधा बस एक बात बताई और उसको इन सिंपल टर्म्स में अपने शब्दों में एक एग्जांपल देकर के भाग लिया गया को। ठीक, possesses two essentials of this doctrine which are as follows। ये सेंटेंस से इस सेंटेंस से कंपेयर करो जरा, फिर आपको समझ में आएगी बात। ये सेंटेंस पढ़ो जरा, दिस इज बेस्ट सेंटेंस। एज पर सेक्शन 28 क्लॉज 1 ए पर्सन मे बी हेल्ड आउट टू बी ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये सेंटेंस है, इसके लिए अरशान ने क्या लिखा है, सेक्शन 28 ऑफ, ये तो पूरा लिख दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये possesses, क्या possess टू essentials ऑफ दिस डॉक्ट्रिन व्हिच आर एज फॉलोज। अंतर समझ पा रहे हैं फ्रेमिंग की, आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और फ्रेमिंग को समझ पा रहे हैं। इसलिए जहां जहां लगे वहां थोड़ा रट भी लेना चाहिए। अगर फ्रेजेस को देखो, अगर इंग्लिश बहुत पुअर है ना, तो थोड़ा रट करके काम चलाओ, कि कहीं कहीं में रट करके किस तरीके से काम चलाऊंगा मैं, सही है। अब विचार एज फॉलोज, चलिए इस पर आते हैं। ए रिप्रेजेंटेशन, 2 फैक्टर्स थे इनके, ए बी, अच्छा चलिए इस तरीके से दिया इन्होंने। चलिए ए पर्सन वॉलंटरी रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ इधर बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन और बाय कंडक्ट टू बी ए पार्टनर इन फर्म, इट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल। ये कहां से आ गई बात, द होल्डिंग आउट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल व्हेन पर्सन नोइंगली परमिट्स अदर to represent himself, knowingly permits other to represent himself as partner of the firm and does not repudiate it at the relevant time. When other represents a person as partner, he allows therefore that those, अब समझ गए होंगे आप लोग क्या कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली अगेन लगभग सेम मिस्टेक्स है, सही बारी बात आपको।
तो मैंने आपको 3 आंसर दिखाए हैं अभी तक, ठीक है। एक और मैं निकालता हूं, किसी का आया होगा तो। अर्शान समझ में आ रही गलती? वही गलती इन्होंने की है, कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम्स थी तो वो लगभग सेम है, तो पिक नहीं कर रहा हूँ उस तरीके से वो। और देखता हूँ किसी और ने भेजी है, अभी मैं मेल्स निकालता हूँ, क्योंकि आपने अभी भेजी है, पहले भेजी नहीं थी। पूजा ठाकुर समझ में नहीं आ रहा ना? सर ये फाइल गलत फाइल हो गई है सेंड। अर्शान आप पेनल्टी पड़ेगी तुम पे। अक्षिता की भी आई हुई है। अच्छा इसने पार्टिसिपेंट विल भेजा है, ओके। अर्शान ने दूसरा भेजा है। चलिए साहब, अब पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट, ये क्वेश्चन था, आप सब लोग लेकर भेज सकते हैं इस पर। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं ना, एडवांस में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने वो सभी क्वेश्चन को भेजना है, ठीक है। तो एक तरीके से पार्टनरशिप की फिर क्लासेस ओवर हो जाएंगी। देन आई विल बी सेंडिंग यू द मोर क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटिंग सीआरपीसी और अदर सब्जेक्ट्स। तो आपने उन्हीं क्वेश्चन को करना है, एट रैंडम पिक नहीं करना सब कुछ, ताकि कंपेरेटिव हो पाए, ठीक है। जैसे 2-3 क्वेश्चन थे तो वो कंपैरिजन हो पाया कि किस तरीके से लिखना चाहिए इसको। एंड आई विल सेंड यू दी, जैसे टाइम मिलता है मैं आपको भेजूंगा इसका आइडियल आंसर देखने की कोशिश करूंगा कि इसको मैं होता तो कैसे लिखता है, कैसे लिखना चाहिए, वो पार्ट में कराऊंगा आपका पहले वाले क्वेश्चन का भी। लेकिन आज मैं पहले चेक करता हूँ, और ये अक्षिता मैडम ने काफी पहले भेज रखा था, पहले चेक नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है हम लोगों ने पहले। यू सी दिस राइट शॉर्ट नोट, तो पहले यही समझ लीजिए कि क्या मतलब होता है शॉर्ट नोट का। शॉर्ट नोट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने काफी कुछ मटेरियल को काटना है, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल को जैसे हम लोग प्रेसी में करते हैं 1/3 कर देते हैं, लेकिन प्रेसी लिखते हुए हम ऐसा नहीं कि कुछ बातों को ओवरलुक करेंगे। वी राइट एवरीथिंग, बट वी राइट इन सच ए वे दैट द होल मीनिंग इज देयर, बट इन ए कंसाइज वे। So first of all, you remove your confusion from your mind that writing short note means you will have to write only few things, and you are at liberty to leave the other things. Not is not so. समझ रहे हैं बात? ये आपसे ये कहा जाए, मान लीजिए आप जज साहब हैं, मान लीजिए अभी तो खैर एस्पिरेंट ही है, लेकिन कल को जज भी बनेंगे तो 100% श्योर है ना। आपके सामने कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आया, हस्बैंड वाइफ का आ गया, ठीक है। अरशान नूरजहां लड़ते हुए आ गए, ऐसे मान लीजिए। अब आपने कहा कि बताओ जी हाँ। अब नूरजहां ने शुरू कर दी है, जब से मेरी शादी हुई थी मेरी सासू जी ने ये कहा। अरे आपने कहा भाई काम की बातें बताओ, फिर वही इसकी खाला ने कहा, उसने कहा। अरे भाई, तो यू विल गेट इरिटेटेड। यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द डिस्प्यूट। इन शॉर्ट, यू वॉन्ट ऑल रेलिवेंट थिंग्स शुड कम बिफोर यू, बट इन ए शॉर्ट वे। आर यू गेटिंग और नॉट? सो रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट है यहां पर। शॉर्ट नोट का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। शॉर्ट नोट में हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट को ही लिखना हो तो हम उसमें स्किप नहीं कर सकते। सारे केस लॉज मेंशन होंगे, मीनिंग भी आएगा, सभी कुछ आएगा। इसमें पार्टनरशिप एट विल में भी जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग, अगर ये पार्टनरशिप एट विल होता, मान लीजिए होता डिस्कस द पार्टनरशिप एट विल, एक्सप्लेन द पार्टनरशिप एट विल। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं तो जब इसकी जो लेंथ होगी, एक्सप्लेन में आप क्या लिखेंगे, डिस्कस में आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट एवरीथिंग देन। बट इन दैट केस जितना आप वो सब लिखेंगे, मान लीजिए यू आर गोइंग टू राइट 10 डिफरेंट पॉइंट्स। इफ दिस इज व्हाट discuss the partnership at will, and suppose if you are writing 10 points here, then you are supposed to write all those 10 points in short note as well. You cannot say कि I will write 5 points. No, you will write 10 points out of 10 you will write, but the right way of writing will be different. That should be very concise. अगर एक ही बात को कहेंगे एक लाइन में समझा दो बस फटाफट, बात वही है। जैसे नूरजहां ने अरशान के बारे में ये कहा कि ये सुबह आता है, सुबह जाता है काम पर तो मुझे 2 बार बातें सुना के जाता है, शाम को आता है फिर इसने मुझसे ये कहा, फिर रात को इसने कहा तू खाना सही नहीं बनाती है, तू सही से रहती नहीं है, तू कपड़े सही नहीं पहनती है। 10 बातें बताई उसने। आपने कहा ढंग से समझाइए कि मैडम बात ये है, सुबह से लेके शाम तक ये किसी ना किसी बात पे टॉन्ट करता रहता है, जैसे कि मेरे खाना बनाने पर, कॉमा मेरे पहनने पर, मेरे घर वालों पर, एटसेट्रा। बात सारी आ गई।
आप समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक फनी और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। वही बात को वो एक एक बात को समझा रही थी कि सुबह जाता है तो ये कहता है तुमने क्या क्या खाना बनाती हो, जले सले बनाती हो। शाम को आता है तो ये कहता है ढंग से रहती नहीं हो, जब भी आती हो सारा बना के दिखती हो, है ना, कपड़े ढंग से नहीं पहनती हो, नहाई धोई नहीं मिलती हो, घर सारा बिखरा मिलता है। ये डिफरेंट एक्सप्लेन तरीके से समझा रही है। और कहा जाए तो शॉर्ट में बता क्या है कि मैम जरा सी बात है, सुबह उठती हूँ, सुबह से लेकर के रात तक किसी ना किसी बात पे टॉन्ट करता रहता है, जैसे मेरे पहनने के तरीके पर, मेरे खाना बनाने पर, मेरे घर वालों पर, और मेरी लाइफ जो है हेल हो चुकी है। फुल स्टॉप, फिनिश्ड। बात समझ में आ गई? पहले वाले साइड पॉइंट्स भी आ गए, इसने कॉमा कॉमा करके पता चली गई और बात ही पूरी चली, उसके दिमाग में घुस भी गई बात कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो मैंने बात समझाई है आपको डिस्कस करने में या शॉर्ट नोट करने में क्या अंतर होगा क्या नहीं होगा, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही समझना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। कम ऑन, लेट मी नो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया शॉर्ट नोट का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो ये जो क्लासेस है ना, आंसर राइटिंग क्लासेस, मेंस, टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग क्लासेस है ये, इसमें फोकस केवल ये हाउ टू राइट। ये मिक्स करते हैं हम लोग तो उसमें उतना मजा नहीं आता। उसमें क्या फिर वो बीच बीच में दोनों चीज आती रहती है कि एक्सप्लेन भी करना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। इन क्लासेस में हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस, आंसर राइटिंग क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि हमें किस तरीके से आंसर्स को लिखना चाहिए और किस तरीके से हमारी गलतियां होती हैं हमें गलतियां नहीं करनी है कि नहीं है? तो आई बिलीव कि ये क्लासेस जो हैं मेरी बाकी सभी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब पर भारी होंगी। ये वो सारी क्लासेस एक तरफ, ये एक तरफ, क्योंकि बाकी को तो आप लोग हो सकता है टेक्स्ट बुक से पढ़ लें, नोट से पढ़ लें, एक बार को एक पॉसिबिलिटी है समझने की। यहां पर थोड़ा सा है कि यहां इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा ने क्या लिखा है। द ब्रॉड टर्म ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स पार्टनरशिप्स which are constituted for a specified duration and the ones which are constituted for unspecified duration. Okay, the latter are regarded as partnerships at will. चलिए आगे, the following note on partnership at will revolves around section 7, 32 and 43 of the act. कौन सा एक्ट है पता नहीं, वो अपने आप गैस करते रहो along with relevant case laws. चलिए जी, अंडर द ये provides that where no provision is made by the contract between the partners for the duration of ये therefore इन्होंने ये सेक्शन 7 दे दिया, सेक्शन एज पर सेक्शन एंड असेंशियल दे दिए इन्होंने, पोर्ट्रेड इन द फॉलोइंग केसेस लिंक कर दिया, स्मार्ट है। अबॉट वर्सेस अबॉट, पार्टनरशिप इन्वॉल्व्ड, द केस इन्वॉल्व पार्टनरशिप एग्रीमेंट फादर एंड दिस इट वाज कंटेंटेड सिंस इट वाज हेल्ड, पूरा इन्होंने केस का समझाया है। इट वाज नॉट पार्टनरशिप एट विल। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग भाग गए। द केस इन्वॉल्व्ड डीड ये समझा दिया। इन रिगार्ड ऑफ डिस्कशन वन कैन रिलेट टू विच टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप एट विल बाय प्रोवाइडिंग ये 43 फर्दर मोर, कॉपी तो किया इसने ठीक ठाक। वन मे कंक्लूड दैट एट विल ए पार्टनर विल डिसॉल्व फर्म बट व्हेन दैट इज नॉट एट ऑल, ये ठीक है। चलिए मैंने इसका आइडिया ले लिया इसमें, है ना। देखो इसमें क्या है अक्षिता, तुम्हारा जो आंसर है ये, इसने जो बात कही है, पहली बात ये जो, अब बोर्ड पे देखो आप इसको, जो पहला सेंटेंस है ना आपका, ये एक बात तुम लोग सब समझ लो अच्छे तरीके से। वी डू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम एवरीथिंग बट बाय हार्ट वी आर इंडियंस, आवर मदर लैंग्वेज इज व्हाट, मदर टंग इज व्हाट, हिंदी। जब तक बात हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने में मजा नहीं आता, एग्जामर के साथ ही वैसा ही होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जो इंग्लिश हम लोग यूज करें ना, वो हलवे की तरह दिमाग में जाए आसानी तरीके से। एक तो ये हम उसको एक ऑर्नामेंटल बनाने से बचें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऑर्नामेंटल बनाने से गलती भी होती है, जैसे पहले एग्जाम्पल है, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा उसको कि कहना क्या चाह रही है, फिर मैं समझा कि अच्छा ये कहना चाह रही है। देखो क्या, द ब्रॉड टर्म ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ब्रॉड टर्म इन्वॉल्व्स पार्टनरशिप्स विच आर फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, एक बात, एंड वंस विच आर फॉर अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। द लेटर आर रिगार्डेड एज पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अब जो इसमें एक कहीं ना कहीं एक डाउट तो क्रिएट होता ही है, जैसे आपने पार्टनरशिप का टाइप समझाना चाहा,
कि ब्रॉडली पार्टनरशिप जो है अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन की हो सकती है, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होती है, जो अनस्पेसिफाइड है उनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत कह रही हो तुम, है ना, तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन एक पार्टनरशिप अक्षिता वो भी होती है जो फॉर स्पेसिफिक एडवेंचर पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है ना, समझ रही बात को। तो अगर इन्वॉल्व्स जो तुमने शब्द किया पार्टनर, ब्रॉड टर्म पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स दिस, ब्रॉड टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो इन्वॉल्व फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी। अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट फिर सभी कुछ आएगा। आप समझ रहे हो कि ये जो हाईलाइट ये टर्म है, ये इसको आप देखो, ये जो टर्म है ब्रॉड टर्म ऑफ पार्टनरशिप, इसमें समझो आप ये जो है इट इन, अगर मैं आपकी थ्योरी पे चलूं तो वन पार्टनरशिप होती है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की, ये भी ठीक है, एक पार्टनरशिप अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन होती है, ये भी ठीक है, लेकिन आप क्यों भूल गए एक पर्टिकुलर भी होती है, पर्टिकुलर सेक्शन 8 में होती नहीं होती। तो पार्टनरशिप इन्वॉल्व दिस, पार्टनर इन्वॉल्व दिस ऑल्सो। तो ये सेंटेंस आप बेटर करो उसको, आप मीनिंग समझाने के लिए इसका मीनिंग बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझाओ, जैसे कि 3 इडियट में जो अप्रोच समझाई है फिल्म 3 इडियट में, बात को सीधी सरल भाषा में कहना, ठीक। ये हाँ जी, फॉलोइंग नोट ऑन पार्टनरशिप एट विल रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 7, ये वही कह रहा हूं कि अंग्रेजी को थोड़ा सा ना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करो लेकिन बिना अंग्रेजियत के। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक आम हिंदुस्तानी जिसे कम अंग्रेजी आती हो लेकिन ग्रामर सही आती हो और वो सीधी सीधी बात कहेगा अपने उसमें, वो रिवॉल्व्स अराउंड 7 ये, तो इसमें जो एक पोएट्रिक या एक अलग तरीके से सेंस डालने की कोशिश की गई है, बचो तो अच्छी बात है, इट्स बेटर। अगर आपकी मेंटेलिटी का एग्जामिनर मिलेगा जिसको उस तरह की इंग्लिश पसंद है तो ही विल लाइक इट, मे लाइक इट, लेकिन जनरल जो है इन जो एक कॉमन इंग्लिश मीडियम बट नॉट इंग्लिश मीडियम एग्जामिनर के लिए एक हल्का सा वो समझने के जो प्रेशर डालेगा दिमाग पे, वो हल्का सा कि ठीक है ये समझाना चाह रही है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक होता है मलाई हलवा। दीपक, आप जैसे अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 7 है ना, ये जो सेंटेंस है हम इसको ऐसा क्यों नहीं कह सकते, सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स। आप इसे रिवर्स करो थोड़ा सा अक्षिता, सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 7 प्रोवाइड्स। बोलो, गलत ये भी नहीं है, बस अंतर है, सही है। ये वही है, अपने पापा को कहो हाय डैड, है ना, बात वही है, और एक कहो जाकर के पिताजी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, एक दूसरे उसमें करो तो सेंस वही आएगा। गूगल उसको वैसे ट्रांसलेट करेगा कि विशिंग, लेकिन थोड़ा अंतर पड़ जाएगा बस। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पा रहे हो इस बात को। सेंटेंस, ये इसे कहते हैं सेंटेंस फॉर आर्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेट। फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल, वही बात है फिर देन आई विल से बेटर यू यूज दिस सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। ए पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप एट विल इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये एक सेट लैंग्वेज बना लीजिए आप लोग, आर सेटिस्फाइड करके इस तरह से लिखे जाइए, इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, ये लास्ट का फ्रेज होना चाहिए आप लोगों को हमेशा, ठीक है। एज पर सेक्शन 7 फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, ए पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप एट विल इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक, द एसेंशियल्स आर क्लियरली पोर्ट्रेड, ये वर्ड्स लॉ में मिलते नहीं है, समझ रहे हो। लीगल लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक में कहीं ये शब्द मिलते हैं, पोर्ट्रेड, रिवॉल्व्स, है ना, इस तरह के शब्दों से बचो अक्षिता, ठीक। नंबर हमें लूसिड लैंग्वेज के मिलेंगे वहां पर। पोर्ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया गया था। फॉलोइंग अब अपने केस वाले दिए वो सब कर दिया, ठीक है। चलिए बाकी आपका ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरा आज, बाकी के हम लोग करेंगे कल की क्लास में। चलिए साहब, बाय बाय।